नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 मुद्रा और बैंकिंग क्लास 12 का जो CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आपका मुद्रा और बैंकिंग से जो है MCQ आएंगे। तो जितने भी इस पार्ट के सारे महत्वपूर्ण MCQ है वो हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस पार्ट की वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सर्जन का निर्धारण कैसे किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सर्जन का निर्धारण कैसे किया जाता है। नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, प्रारंभिक जमा या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, साख सर्जन का जो निर्धारण है वो CRR, SLR और प्रारंभिक जमा तीनों से होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, तो ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। सरकार को उधार देना, ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना, ये भी बैंक का कार्य है। बैंकिंग सुविधा जनता को प्रदान करना, तो देखिए जो केंद्रीय बैंक है ये बैंकिंग सुविधा जनता को प्रदान नहीं करता है, इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, केंद्रीय बैंक साख की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है। केंद्रीय बैंक जो है वो साख की उपलब्धता में कैसे वृद्धि करता है? रेपो दर में वृद्धि करके, विपरीत रेपो दर में वृद्धि करके, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से। तो देखिए, यदि रेपो दर में वृद्धि होगी तो साख की उपलब्धता कम होगी, और विपरीत रेपो दर में वृद्धि होगी तो भी साख की उपलब्धता कम होगी। और वृद्धि कैसे होगी इसमें वृद्धि होती है जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, रेपो दर वह दर है जिसपे, रेपो दर कौन सी दर है? वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमा रखते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपने पास ही अपनी जमा रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। तो देखिए, रेपो रेट जो है वह रेट होती है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कुल जमा का वह अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है कहलाता है। कुल जमा का एक भाग जो है वाणिज्यिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? नगद कोष अनुपात यानी कि CRR कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 6, मांग जमा में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित होता है मांग जमा में? बचत जमा खाता और निश्चित स्थिर जमा खाता, बचत जमा खाता और चालू जमा खाता, चालू जमा खाता और स्थिर जमा खाता, उपरोक्त सभी प्रकार की जमाएं। तो देखिए, मांग जमा में क्या शामिल होता है? मांग जमा में बचत जमा खाता और चालू जमा खाता हमारे शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, वाणिज्यिक बैंक साख सर्जन किसकी सहायता से करते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो है साख सर्जन वो करते हैं मांग जमा की सहायता से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, यदि CRR 10% है तो गुणक का मान क्या होगा? तो देखिए, यदि CRR 10% है तो गुणक का मान हमारा क्या हो जाएगा? गुणक का मान हो जाएगा हमारा 10 गुणा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 1/CRR करेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, और 10% को लिखेंगे तो 10/100, 100 ऊपर जाएगा और 100 को 10 से काटेंगे तो 10 हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कुल जमा 12,000 करोड़ तथा LRR 25% है तो आरंभिक जमा की गणना कीजिए। तो आरंभिक जमा कितनी हो जाएगी हमारी? आरंभिक जमा हो जाएगी हमारी 3,000 करोड़। ठीक है, क्या हो जाएगी आरंभिक जमा? 3,000 करोड़। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर 6.75 से घटाकर 6% करती है, अर्थव्यवस्था में इसका मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इस क्वेश्चन को देखें तो शॉर्ट में बनेगा कि रेपो दर में कमी होने से क्या होता है? रेपो दर में कमी होने से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हमारी हो जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वह कौन सा बैंक है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से जनहित के लिए कार्य करता है? तो देखिए, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक लाभ के उद्देश्य से करते हैं, कैनरा बैंक लाभ के उद्देश्य से, इलाहाबाद बैंक लाभ के उद्देश्य से। केवल जो रिजर्व बैंक है ये हमारा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता बल्कि जनहित लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। आगे हमारा, 1 रुपये के नोट वह सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? 1 रुपये के नोट और सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार का, और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च शीर्ष बैंक है जो। केंद्रीय बैंक हमारे देश में क्या करता है? देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, करेंसी जारी करता है, सरकार के बैंक का कार्य करता है। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 है हमारा, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जनता तथा बैंकों से जारी करना जाना जाता है। जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है खुले बाजार की क्रियाओं में।
देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खुले बाजार की क्रियाओं में किसका क्रय विक्रय किया जाता है, तो सरकारी प्रतिभूतियों का। आगे चलते हैं, भारत में सीआरआर निश्चित किया जाता है। भारत में सीआरआर किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो सीआरआर जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, अर्थव्यवस्था में एसएलआर में वृद्धि करके साख के प्रवाह में, जब एसएलआर में वृद्धि होगी तो साख के प्रभाव पर क्या इफेक्ट होगा, तो जब एसएलआर में वृद्धि होगी तो साख हमारी क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न को बताइए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएसए का संघ रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए ये तीनों बैंक क्या है, ये किसी ना किसी देश के रिजर्व बैंक है, जबकि आईडीबीआई क्या है, ये एक वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इसलिए यही हमारा अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18 है, मुद्रा नीति है। मुद्रा नीति कैसी नीति है, तो मुद्रा नीति जो है, मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक की नीति होती है। आगे चलते हैं हम, साख पर नियंत्रण के लिए बैंक दर मान्य है। साख पर नियंत्रण के लिए कौन सी बैंक दर मान्य होती है, साख पर नियंत्रण के लिए दीर्घकाल के लिए जो बैंक दर होती है उसको मान्य माना जाता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 20, खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि खुले बाजार में जो है कौन सी क्रियाएं की जाती है, किसके द्वारा की जाती हैं, तो ये हमारी की जाती है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, भारत में मुद्रा आपूर्ति की जाती है। कौन करता है मुद्रा आपूर्ति, देश की सरकार द्वारा, देश की बैंकिंग प्रणाली द्वारा, तो दोनों ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका संबंध बैंकीय संस्थाओं से नहीं है, किसका संबंध बैंकीय संस्थाओं से नहीं है, तो देखिए साख सर्जन का संबंध जो है वो बैंकीय संस्थाओं से नहीं होगा, ठीक है, जबकि बैंक दर, राजकोषीय घाटा और नगद कोष अनुपात, इनका संबंध बैंकीय संस्थाओं से है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर इस वर्ष कीमत वृद्धि की दर 8% की तुलना में 5% रह गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति को प्रस्तुत करता है, तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सीपीआई की वृद्धि दर कम रही है, ठीक है, यही है, क्योंकि 8% से 5% रह गई, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें कमी हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में सीपीआई की वृद्धि दर कम रही है। आगे हमारा, मुद्रा गुणांक के को गणितीय समीकरण का प्रयोग करके किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, यानी कि के का इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए के बराबर होता है 1/LRR, ठीक है। एलआरआर को जो है सीआरआर भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे है, वाणिज्यिक बैंकों में साख सर्जन किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा साख सर्जन करते हैं, नगद कोष अनुपात, ठीक है, नगद कोष अनुपात होता है हमारा सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर और आरंभिक जमा, तो सभी के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है, ठीक है, मात्रात्मक विधि पूछा है जो कि इसमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखिए खुले बाजार की क्रिया है, परिवर्तित कोष अनुपात, बैंक दर अनुपात, ये तीनों क्या है, मात्रात्मक विधि है, जबकि जो सीमांत आवश्यकता है ये हमारी क्या है, गुणात्मक विधि है। आगे चलते हैं, मांग जमा का प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने तरल परिसंपत्तियों के रूप में वैधानिक रूप से रखने की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, एसएलआर कहलाता है, इसको बैंक को अपने पास में रखना होता है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए केंद्रीय बैंक उत्तरदायी नहीं है, तो सार्वजनिक कंपनियों को बैंक सेवाओं के लिए जो है हमारा आरबीआई केंद्रीय बैंक उत्तरदायी नहीं होता, जबकि सरकार को बैंकिंग सेवाएं देता है, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है और जनता को भी ये उधार देता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, कुल जमाओं का वह अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नगद कोष अनुपात, यानी कि सीआरआर। प्रश्न नंबर 30 है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ाता है जब देश में मुद्रास्फीति हो रही होती है, कीमतों में वृद्धि हो रही होती है। प्रश्न नंबर 31 है, यदि मंदी को रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा, बैंक दर को कम करने की आवश्यकता है, सीआरआर को कम करने की आवश्यकता है, और भी दोनों हमारा आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में सीआरआर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। साख नियंत्रण के उपकरण उपाय के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं की जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा ये जो है की जाती है। सरकार के सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक नीतियों का निर्माण करता है विनियमित करने के लिए, किसको विनियमित करने के लिए, मुद्रा बाजार को विनियमित करने के लिए जो है केंद्रीय बैंक सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 35 है, बैंकों द्वारा जारी
क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? तो बैंकों द्वारा जारी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उपभोग व्यय को बढ़ाते हैं ये, ठीक है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि करते हैं। तो ए और बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में केंद्रीय बैंक है, कौन सा है हमारा केंद्रीय बैंक, किस प्रणाली पर कार्य करता है? ये हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा केंद्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर 37 है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगा? नकद कोष अनुपात यानी कि CRR को कम कर देगा, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? निवेश ज़्यादा होगा। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, वाणिज्यिक बैंक साख का सर्जन करते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो साख का सर्जन जो है वो प्रारंभिक जमा से प्रारंभिक जमा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, बाकी नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात भी इससे संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में 1 रुपये की मुद्रा के नोट निर्गमित करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, अर्थव्यवस्था में साख सर्जन कौन करता है? तो साख का सर्जन जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए हमारे जो MCQ है ये हमारे खालिस्तान वाले हैं, इनको भी MCQ में ही शामिल किया जाता है। तो हमारा इसमें पहला है रेपो दर डैश है। रेपो दर हमारी क्या होती है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघुकालीन उधार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन उधार, विनिवेश, अवचल। तो देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो रेपो दर है उस पर जो रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, लघुकालीन उधार जो है उनको प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 है, इसका अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का मुख्य स्रोत केंद्रीय बैंक भी है, वाणिज्यिक बैंक भी है, ए और बी दोनों हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है, किसकी अवधारणा है? मुद्रा आपूर्ति जो है वो एक स्टॉक अवधारणा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है मुद्रा आपूर्ति से? जनता के पास रखी करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी करेंसी, जनता के पास रखी करेंसी तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को तरल परिसंपत्तियों के एक रूप में एक अंश रखने की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कुल जमा, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा के तरल परिसंपत्तियों के रूप में एक अंश रखने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6, मौद्रिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में कीमत स्थायित्व को लेकर आना, यही जो है मौद्रिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक अपनाता है, क्या अपनाता है? देखिए जब मुद्रा आपूर्ति को कम करना होता है तो प्रतिभूतियों का विक्रय होता है खुले बाजार की क्रियाओं में, और जब मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना होता है तो प्रतिभूतियों का क्रय होता है खुले बाजार की क्रियाओं में। तो यहाँ मुद्रा आपूर्ति को कम करना है तो केंद्रीय बैंक जो है वो प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8, एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है खुले बाजार की क्रियाएं। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि खुले बाजार की क्रियाओं में जो देश का केंद्रीय बैंक है वो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अविस्फीति की स्थिति में RBI वाणिज्यिक बैंकों को डैश मुद्रा नीति का पालन करने का निर्देश देती है, कैसी मुद्रा नीति? सस्ती मुद्रा नीति का पालन करना होता है, कब? जब अविस्फीति की स्थिति होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, एक देश का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा सौदा नहीं करता? तो जो देश का केंद्रीय बैंक है वो सामान्य जनता के साथ जो है कोई भी लेन देन नहीं करता है, वाणिज्यिक बैंक जो है वो सामान्य जनता के साथ लेन देन करते हैं। आगे हमारा सत्य अथवा असत्य पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य छांटना होगा। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? RBI बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए पहला ही कथन यहाँ पे हमें सही मिल गया कि RBI बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? रेपो दर में वृद्धि से मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, गलत, मुद्रापूर्ति कम होगी। CRR में वृद्धि से मुद्रापूर्ति में वृद्धि होगी, नहीं, कम हो जाएगी। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से मुद्रापूर्ति में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल सही है हमारा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से मुद्रापूर्ति में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। नगद कोष अनुपात में वृद्धि व्यापारिक साख के सर्जन पर विपरीत प्रभाव डालती है, सही है। मुद्रापूर्ति में सरकार तथा बैंकिंग प्रणाली में रखी गई करेंसी सम्मिलित नहीं है, सही है। मुद्रा आपूर्ति एक प्रभाव अवधारणा है, गलत है। मुद्रा आपूर्ति कैसी अवधारणा है? स्टॉक अवधारणा है।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आय तथा रोजगार में वृद्धि के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को जनता में बेचती है, गलत है। जबकि आय तथा रोजगार में वृद्धि के लिए आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत, तो यही हमारा सही नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सही कथन को पहचानना है। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष का रक्षक है, बिल्कुल सही बात है कि केंद्रीय बैंक जो है देश का विदेशी विनिमय कोष का रक्षक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 हमारा, गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को आपको इसमें से पहचानना है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण उसके द्वारा जमा के बराबर नहीं होता, सही है। M1 को स्थानांतरित मुद्रा के नाम से जाना जाता है, सही है। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा कमी करना है, सही है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, तो यही हमारा सही नहीं है, ठीक है। गलत कथन पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। फिर से गलत पूछा है, मुद्रा एक अच्छा सेवक लेकिन बुरा स्वामी है, ये हमारा सही है। मुद्रा आपूर्ति एक प्रभाव अवधारणा है, अभी मैंने बताया था आपको क्या कैसी अवधारणा है, स्टॉक अवधारणा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अन्य जमाओं में आरबीआई के पास रखी सभी मुद्रा सम्मिलित है, आरबीआई के पास रखी सभी मुद्रा सम्मिलित होती है अन्य जमाओं में, यही हमारा क्या है, यही हमारा गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत कथन पूछा था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में पाइपलाइन के रूप में सेवा करते हैं, सही है। साख की मात्रा को कम करने के लिए बैंक दर में कटौती करनी चाहिए, नहीं। जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए, गलत पूछा है, इसलिए बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा है इसमें से, अस्वीकृति के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय फायदे का काम है, ये ही हमारा गलत है। तो देखिए, मैंने अपने इस चैनल पर बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी MCQs डाल रखे हैं, जिसमें 100 से 70 से लेकर 100 तक MCQ आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कथन आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, अब कथन आधारित है, कथन आधारित में क्या होता है हमारा, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको करना यह है, यदि दोनों कथन सत्य है तो ए सही है, दोनों कथन असत्य है तो बी सही है, ऐसे ही सी है और ऐसे ही डी है। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला कथन है हमारा, उस शक्ति वाला धन वह मुद्रा है जिसका उत्पादन आरबीआई तथा सरकार द्वारा किया जाता है, सही है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें शामिल होती है, जनता के पास रखी करेंसी एवं नगद वह बैंकों के पास वर्ल्ड रिजर्व, ये भी हमारा सही है। और दोनों जब सही है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसमें आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तो इसमें कथन 1 है, एनईपी के अंतर्गत आरबीआई की भूमिका सूत्रधार से नियमित बनकर रह गई है, तो क्या ये सही है, नहीं, गलत है। आरबीआई की भूमिका जो है वो सूत्रधार की ही है। बैंकों में आर्थिक सुधार के अंतर्गत विदेशी निवेश की सीमा लगभग 51% बढ़ी है, तो ये हमारा सही है। जब पहला गलत और दूसरा सही हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, देखिए, जब पहला गलत और दूसरा सही है तो हमारा क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसमें कथन सही और गलत बताऊंगा, बाकी जब आपका CBSE टर्म 1 का एग्जाम होगा तो सभी कथन में आपको ये दिया होगा, ठीक है। तो आगे मुद्रा गुणक से आशय उस प्रक्रिया से जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सर्जन होता है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सर्जन राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, ये भी हमारा सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे इसके सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा कथन 4 है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, वह उनका पर्यवेक्षण करता है, यानी कि सुपरविजन करता है, बिल्कुल सही है हमारा। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, दोनों ही सही है हमारे। प्रश्न नंबर 5 है, मुद्रा आपूर्ति से आशय एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनता द्वारा रखी गई मुद्रा की कुल मात्रा से, गलत है, ठीक है। इसमें जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा दोनों को शामिल किया जाता है। जनता के पास रखी मुद्रा के अंतर्गत करेंसी तथा सिक्के है, गलत है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं होते, चेक को भी इसमें शामिल किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 6, आरबीआई केवल राज्य सरकार के बैंकर एजेंट व सलाहकार के रूप में कार्य करता है, गलत है। जबकि केंद्र सरकार के बैंकर एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का उत्तरदायित्व जनता के ऋण का प्रबंधन करना है, ठीक है, ये हमारा सही है। आगे चलते हैं 7 पे। 7 है हमारा, जब CRR में वृद्धि होती है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही है ये हमारा। कोष अनुपातों में वृद्धि के साथ बैंकों के पास ऋण के कम कोष उपलब्ध होते हैं, ये भी हमारा सही है। 8 देखिए, 8 है हमारा कि
बैंक दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को सदैव कम करेगी, ये हमारा गलत है। बैंक दर में वृद्धि जो है वो मुद्रा आपूर्ति को क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति को सदैव कम करती है बैंक दर में वृद्धि। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही होगा कि बैंक दर में जो वृद्धि है वो मुद्रा आपूर्ति को कम करती है। नेक्स्ट है हमारा, बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के उधार देने की दर में वृद्धि होगी, इससे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण मुद्रा आपूर्ति में कमी को घटाएगा, ये हमारा सही है। आगे चलते हैं हम, ठीक है, नो की ओर। नो है हमारा, वैधानिक कोष अनुपात द्वारा मुद्रा गुणांक के मूल्य को निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। साख निर्माण की प्रक्रिया कोष अनुपात के मूल्य से विपरीत संबंध रखती है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। 10 पे आइए। 10 है हमारा, बैंक आरबीआई से मुद्रा उधार लेते हैं, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से मुद्रा उधार लेते हैं। बैंक आरबीआई से प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा उधार लेते हैं, ये हमारा गलत है। तो मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी मुद्रा एवं बैंकिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने आपको करवाए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के चैप्टर्स के एमसीक्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए।